आज पूरी दुनिया में हर तरफ इस्लामिक नाटो के विचार की गूंज सुनाई दे रही है। इस्लामिक नाटो एक तरह से जो यूरोप और अमेरिका का सैन्य गठबंधन नाटो है, उसी की तर्ज पर ये इस्लामिक देशों का एक संगठन बनाया जाने का एक विचार है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा था। सितंबर 2025 में कतर में हमास के नेताओं की कुछ मीटिंग हो रही थी। इजराइल ने उसी समय वहां पर कतर में हमला कर दिया। कतर को ऐसा लगा कि अमेरिका उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ ईरान का मानना है, जो सऊदी अरब में पवित्र स्थान है मक्का मदीना, उनका सऊदी अरब योग्य संरक्षक नहीं है। पाकिस्तान इसमें अपना बहुत लाभ देख रहा था। उसकी निगाह हमेशा से सऊदी अरब के पैसे पर रही है, यूएई के पैसे पर रही है। तो इस्लामिक नाटो का जो विचार है उसको प्रश्रय देने में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब अगवा देश इधर बने हुए हैं। अगर इस्लामिक नाटो भविष्य में अगर सामने आता है तो निश्चित रूप से भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया, ये सारे देश एक तरह से जुड़ जाएंगे और ये भी गठबंधन बना सकते हैं और ये भी एक मजबूत गठबंधन होगा। जापान भी अपनी सैन्य गतिविधियों में विस्तार कर रहा है, सैन्य क्षमता में विस्तार कर रहा है, बहुत जल्दी वो विस्तार कर लेगा। साउथ कोरिया भी धीरे धीरे अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। इधर यूएई ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में भी रुचि दिखाई है। इसको लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान में चिंता स्वाभाविक रूप में पनप गई थी। अगर इस संदर्भ में अमेरिका का रुख देखें तो किसी भी स्थिति में वो अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो उसमें ईरान को शामिल होते हुए नहीं दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस्लामिक नाटो को लेकर चर्चा करेंगे। आज पूरी दुनिया में हर तरफ इस्लामिक नाटो के विचार की गूंज सुनाई दे रही है। आखिर ये है क्या? इस्लामिक नाटो एक तरह से जो यूरोप और अमेरिका का सैन्य गठबंधन नाटो है, उसी की तर्ज पर ये इस्लामिक देशों का एक संगठन बनाया जाने का एक विचार है, जो कि दशकों से चलता है, लेकिन हाल फिलहाल में इसकी गर्मजोशी बढ़ गई है। पिछले 10 सालों में मध्य पूर्व में भू राजनीतिक स्थिति काफी बदली है। इस्लामिक सैन्य गठबंधन की शुरुआत 2015 में ही हो गई थी, जब सऊदी अरब ने IMCTC नाम का एक काउंटर टेररिज्म का एक संगठन बनाया था, जिसमें 41 देश शामिल हो गए थे। इसे आतंकवाद के खिलाफ काम करना था, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया नहीं। बाद में 2016 में सऊदी अरब ने नॉर्थ थंडर नाम के एक सैन्य अभियान की मेजबानी भी की थी, लेकिन कुल मिलाकर कोई बहुत मजबूत सैन्य गठबंधन इस्लामिक देशों के बीच पनप नहीं पाया। धीरे धीरे कुछ और परिवर्तन आए, लेकिन 2025 में कुछ बड़े परिवर्तन आए। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा था। सितंबर 2025 में कतर में हमास के नेताओं की कुछ मीटिंग हो रही थी। इजराइल ने उसी समय वहां पर कतर में हमला कर दिया। इससे कतर नाराज हो गया। एक तरह से वो अमेरिका में भी नाराज हुआ और अमेरिका ने भी इजराइल के प्रति नाराजगी दिखाई। कतर को ऐसा लगा कि अमेरिका उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। सऊदी अरब भी कुछ सालों से ऐसा महसूस कर रहा था तथा खाड़ी के अन्य देश भी ऐसा महसूस कर रहे थे कि अमेरिका उनकी सुरक्षा को लेकर अब उतना गंभीर नहीं रहा है। दूसरी तरफ चीन भी उस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रहा था। वो भी वहाँ पर लगातार सेंधमारी कर रहा था, चाहे वो BRI का मामला हो, चाहे कई अन्य तरह की सहायता का मामला हो। पाकिस्तान तथा ईरान के माध्यम से वो इन देशों में अपनी पहुँच को मजबूत करना चाह रहा था। चाइना ने इस संदर्भ में ईरान और सऊदी अरब के बीच जो मतभेद है उनको भी सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी अरब और ईरान के बीच मतभेद बहुत पुराने हैं, वो सब इतना आसान नहीं था। सऊदी अरब और ईरान के बीच जो मतभेद हैं वो दशकों पुराने हैं। वो केवल भू राजनीतिक और रणनीतिक स्तर के नहीं हैं, वो धार्मिक और संस्थागत स्तर के भी हैं। क्योंकि सऊदी अरब का मानना है जो ईरान के शासक हैं वो अग्नि के उपासक हैं। वहाँ पे बात चलती है कि वो अग्नि के उपासक हैं, वो सच्चे धार्मिक नहीं हैं। दूसरी तरफ ईरान का मानना है जो सऊदी अरब में पवित्र स्थान है मक्का मदीना, उनका सऊदी अरब योग्य संरक्षक नहीं है। शिया सुन्नी का विवाद आज का नहीं है, सदियों का एक विवाद है। ये केवल राष्ट्रों के स्तर पर नहीं है, समूह के स्तर पर भी। प्रत्येक देश में जहाँ जहाँ शिया सुन्नी पाए जाते हैं उनमें संघर्ष हमें हमेशा देखने में आया है। दोनों देशों के बीच इराक, सीरिया, लेबनान, यमन जैसे अनेक क्षेत्रों को लेकर विवाद हमेशा से रहा है। दोनों देश इस्लामिक दुनिया पर हमेशा से ही वर्चस्व की लड़ाई अंदर अंदर लड़ते आए हैं। दूसरी तरफ अगर यूएई और सऊदी अरब का मामला देखें, वो तो दोनों सुन्नी देश हैं, लेकिन उनमें भी भू राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर मतभेद पिछले कुछ सालों में बढ़ते आए हैं। चाहे वो यमन का मामला हो, वहाँ पर भी दोनों में मतभेद उभरे हैं। चाहे वो सूडान का मामला हो, सूडान में तो उनके मतभेद और ज़्यादा बढ़ गए हैं। सितंबर में इजराइल ने हमास को लेकर जो कतर पर हमला किया था, उसके बाद 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपसी समझौता एक सुरक्षा को लेकर किया था।
जो लगभग एक तरह से नाटो की जैसा ही था, यानी कि अगर एक देश पर हमला होगा तो वो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान इसमें अपना बहुत लाभ देख रहा था, उसकी निगाह हमेशा से सऊदी अरब के पैसे पर रही है, यूएई के पैसे पर रही है और इन दोनों देशों से सस्ता तेल खरीदने पर रही है। इसी सस्ते तेल के चक्कर में वो ईरान से भी संबंध सुधारने की इधर कोशिश कर रहा है, जिससे कि ईरान से भी सस्ता तेल मिल जाए। और सबसे ज़्यादा इस्लामिक नाटो की जो बात कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। तो एक तरह से जब इन दोनों देशों का समझौता हुआ तो उसके बाद ये विचार और तेजी से बढ़ा। इस संदर्भ में तुर्की का भी जिक्र करना अनिवार्य है, क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं। वो अपने देश में तो बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम नहीं रहे हैं। एक तरह से उन्होंने तुर्की को और पीछे धकेल दिया है। उनकी अर्थव्यवस्था में इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तथा सऊदी अरब से वित्तीय लाभ लेने हेतु वो भी नाटो के विचार को बहुत प्रश्रय दे रहे हैं। तो इस्लामिक नाटो का जो विचार है उसको प्रश्रय देने में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब अगुआ देश इधर बने हुए हैं। इधर मिस्र भी इन देशों में जुड़ गया है। अभी पिछले दिनों काहिरा में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और चारों देशों ने इस्लामिक नाटो को लेकर एक विस्तृत चर्चा की है, जिसमें सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों को लेकर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। यही नहीं, अमेरिका इजराइल द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया और बदले में ईरान ने इजराइल पर तो हमला किया ही और अमेरिका के सैन्य बेस पर तो हमला किया ही, साथ ही सभी खाड़ी देशों पर उसने हमला किया। उसमें भी खासकर यूएई पे तो बहुत ज़्यादा उसने हमले किए और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया। यूएई को तो ऐसी क्षति पहुंचाई है कि उसकी क्षतिपूर्ति करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा और यूएई उस सदमे से उबर नहीं पाया है। उस ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान जब पिछले दिनों पाकिस्तान आए, जहां पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, उन्होंने भी इस्लामिक नाटो का समर्थन किया। वो भी चाहते हैं कि इस्लामिक नाटो बने। अब बताइए, अभी कुछ समय पहले वो इन सारे देशों पर हमला कर रहे थे। यही नहीं, अभी पीछे फिर से अमेरिका ने स्ट्राइक की उन पर, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि ईरान ने एक जहाज़ पर अपने ड्रोन से हमला किया, जिसके बदले में अमेरिका ने मिसाइलों द्वारा उस पर कार्रवाई की। बदले में ईरान ने फिर से अमेरिका के सैन्य बेसों पर हमला किया। वो ईरान भी चाह रहा है कि इस्लामिक नाटो बने। इन देशों पर इतने ज़्यादा हमला करने के बाद भी वो चाह रहा है कि इस्लामिक नाटो बने और उसमें ईरान को शामिल किया जाए, जबकि इस्लामिक नाटो में पहले से ही एक तरह से ये अंदर खाने तय था कि इसमें ईरान को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर देशों का मानना है कि अगर ईरान को इस्लामिक नाटो में शामिल किया गया तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। भले ही एमओयू पर साइन हो गया हो, लेकिन उनकी दुश्मनी और बढ़ गई है। तो अगर ईरान को इस समझौते में शामिल किया गया तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा और अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। अगर उसे शामिल नहीं किया गया तो इस्लामिक नाटो का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि ईरान एक बहुत ही मजबूत देश है इस्लामिक देशों में। और अभी जो अमेरिका इजराइल ने उस पर हमला किया था, उसके जवाब में उसने जो हमले किए हैं उससे ईरान की जो सैन्य प्रतिष्ठा है वो पहले से कई गुना बढ़ गई है। तो ऐसे में ईरान को शामिल किए बिना इस्लामिक देशों का कोई भी सैन्य गठबंधन एक तरह से वो आधा अधूरा ही माना जाएगा। दरअसल इस्लामिक देशों को ऐसा लग रहा है कि उनका एक तरह से शोषण हो रहा है और उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका भी पूरी तरह से नहीं दे सकता है। और इजराइल, अमेरिका ने जो ईरान पर आक्रमण किया और बदले में ईरान ने जो अमेरिका के सैन्य बेसों को नुकसान पहुंचाया है, उससे इन देशों में ये बात और गहरे बैठ गई है कि अमेरिका जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारी सुरक्षा क्या कर पाएगा। लेकिन ये भी तय है कि इतनी आसानी से अमेरिकी सैन्य बेसों को वहाँ से उखाड़ फेंकना या अमेरिका को वहाँ की सैन्य गतिविधियों से अलग करना इन देशों के लिए आसान नहीं होगा। दूसरे, अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस विचार को सबसे आगे बढ़ाने में पाकिस्तान अगुआ रहा है, क्योंकि उसके अनुसार 57 इस्लामिक देशों में वो ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु क्षमता है। यही नहीं, उसकी मिसाइल क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो अंदर खाने ये मानता है अगर ये गठबंधन बना तो उसमें पाकिस्तान का अपर हैंड रहेगा, क्योंकि दूसरे देश परमाणविक छतरी का उपयोग करेंगे, इसलिए बदले में उसे वित्तीय सहायता भी मिलेगी और उसकी ऊर्जा जरूरतें भी आसानी से पूरी हो सकेंगी और उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को अगर ये ऐसा गठबंधन बनता है तो लाभ होगा, दूसरे देशों को उतना लाभ नहीं होगा। क्योंकि अगर इतिहास को हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नाटो का जन्म हुआ तो उस समय फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका, चारों देशों की जो सैन्य स्थिति बहुत मजबूत थी और लगभग समकक्ष थी। लेकिन नाटो के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि नाटो में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता गया और इन तीन देशों की जो स्थिति है, जो सैनिक पहचान है, वो लगातार घटती गई। तो नाटो ने इन दूसरे देशों की पहचान घटाई है, केवल अमेरिका की पहचान ही मजबूत हुई है। क्योंकि नाटो देशों की तरह अगर कोई ऐसा इस्लामिक संगठन बनता है तो इनमें भी केवल एक या दो देशों की ही सैनिक पहचान बनी रह जाएगी, बाकी दूसरे देशों की सैनिक पहचान तथा सैन्य क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो दूरदृष्टि से देखें तो पाकिस्तान के अलावा
या टर्की के अलावा किसी दूसरे देश को इस गठबंधन से लाभ नहीं होगा। साथ ही अगर हम इनकी प्राथमिकताएं देखें तो इस इस्लामिक नाटो का कोई एक निश्चित दुश्मन भी नहीं है। जैसे नाटो का एक ही प्रतिद्वंदी था सोवियत संघ, जो कि एक समाजवादी देश था, वो उसके खिलाफ सब एकजुट थे। लेकिन हम देखते हैं इनका कोई एक निश्चित शत्रु नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा भी है। हम अगर देखें 4 प्रमुख देशों को, जैसे हम टर्की को देखें तो उसकी भूमध्य सागर में ज़्यादा रुचि है, वो भूमध्य सागर क्षेत्र पर अपना ध्यान फोकस रखेगा। थोड़ा बहुत सीरिया वगैरह में भी वो ध्यान दे सकता है। इसके अलावा अगर सऊदी अरब को देखें तो उसके लिए ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान को देखें तो उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु कौन है? स्वाभाविक रूप में भारत है। तो सबके शत्रु अलग अलग हैं। इसी तरह अगर मिस्र को देखें तो वो उत्तरी अफ्रीकी देशों पर अपनी निगाह रखना चाहता है, वहीं पे फोकस रखेगा। तो सबकी अलग अलग प्राथमिकताएं। तो ऐसे में जब प्राथमिकताएं अलग हैं तो ये गठबंधन कैसे मजबूत बन जाएगा? एक तरह से कागजी गठबंधन ही बनकर रह जाएगा। साथ ही इनमें रणनीतिक स्तर पर इतने मतभेद हैं कि अगर इनकी एकता हो भी गई किसी तरह से, यानी कि इन्होंने कोई ऐसा इस्लामिक नाटो बना भी लिया, तो वो ज़्यादा दिन तक व्यावहारिक रूप में सफल नहीं रह पाएगा। मध्य पूर्व में इस बीच रणनीतिक स्तर पर एक और प्रोग्रेस हुई थी, उसकी तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। अब्राहम अकॉर्ड के बाद मुख्यतः यूएई इजराइल के बहुत निकट आ गया है। इजराइल और यूएई के बीच इस समय बहुत सारी चीज़ों में सहयोग चल रहा है, चाहे वो सैन्य सहयोग की स्थिति हो, चाहे व्यापारिक सहयोग की स्थिति हो, चाहे आर्थिक चीज़ों को आधुनिक बनाने की स्थिति हो, चाहे वो गुप्तचर प्रणाली के स्तर पर कोई सहयोग हो। सबके स्तर पर इजराइल और यूएई के बीच अच्छा गठबंधन चल रहा है। और इसमें भारत को भी जोड़ लें तो तीनों देशों में बहुत अच्छा सहयोग इस समय इन चीज़ों को लेकर चल रहा है। सितंबर 2025 में जब पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच पारस्परिक सुरक्षा को लेकर जो समझौता हुआ था, उसके बाद दिसंबर में एक नया डेवलपमेंट हमने देखा था कि इजराइल, साइप्रस और ग्रीस ने परस्पर सैन्य सहयोग के लिए एक समझौता किया था। और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इन देशों ने स्वाभाविक रूप में, जो भारत को अपना सहयोगी मानते हैं, इन्होंने 3+1 के तहत भारत को भी आमंत्रित किया था। भारत ने खुलकर इस पर बात नहीं की, लेकिन अंदर खाने चारों देशों का सहयोग चल रहा है। अगर इस्लामिक नाटो भविष्य में अगर सामने आता है तो निश्चित रूप से भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया, ये सारे देश एक तरह से जुड़ जाएंगे और ये भी गठबंधन बना सकते हैं और ये भी एक मजबूत गठबंधन होगा। साथ ही अगर धर्म के आधार पर जैसे इस्लामिक देश गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत भी ईस्ट एशिया में इस गठबंधन का विस्तार कर सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और ईस्ट एशिया के देशों की संस्कृति एक समान है। ईस्ट एशिया के देश अगर देखें तो जापान, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश वहाँ पर हैं, वो भी इधर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। जापान भी अपनी सैन्य गतिविधियों में विस्तार कर रहा है, सैन्य क्षमता में विस्तार कर रहा है। बहुत जल्दी वो विस्तार कर लेगा, क्योंकि उसने अपने आप को अभी तक रोक रखा था द्वितीय विश्व युद्ध के तहत जो समझौते हुए थे उसके तहत, लेकिन अब वो अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है चीन से दुश्मनी को देखते हुए। साउथ कोरिया भी धीरे धीरे अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। यूएई और साउथ कोरिया के बीच डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ा समझौता भी हुआ है। भारत और यूएई के बीच भी सैन्य गठजोड़ मजबूत हुआ है। भारत का रणनीतिक तेल भंडार भी यूएई बढ़ाने पर सहमत हुआ है। दोनों देशों में इस समय सैन्य गठजोड़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में साझा सैन्य उपकरण निर्माण की बात चल रही है, तथा इधर यूएई ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में भी रुचि दिखाई है। इसको लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान में चिंता स्वाभाविक रूप में पनप गई थी। तो अगर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे कुछ देशों को जोड़कर एक सैन्य गठबंधन इधर बनाता है तो भारत की स्थिति तो और मजबूत हो जाएगी। अगर ये ख्वाब देख रहे हो खासकर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश या सऊदी अरब जैसे देश कि वे इस्लामिक नाटो के नाम पर भारत के विकास को, यानी कि भारत की सैन्य क्षमता पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा पाएंगे, तो ये इनकी भूल है। भारत के पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, भारत ने उन रास्तों को अभी तक अपनाया नहीं है, क्योंकि ये अगर ईस्ट एशिया के देशों को अगर जोड़ लेगा और इधर भारत, यूएई, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया, ये लंबी लाइन अगर इनसे जुड़ जाएगी तो इस्लामिक नाटो कहीं भी इनके सामने नहीं ठहरेगा। इस संदर्भ में अगर देखें तो पहली गलती तो इन देशों की ये है कि वो धार्मिक स्तर पर एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में मेरा मानना है ऐसे किसी धार्मिक सहयोग या धार्मिक गठबंधन से बचना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश संयुक्त राष्ट्र में कई बार भारत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान तो भारत पर कई बार अल्पसंख्यकों को लेकर भी हमला करता है, जबकि उसके यहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति कितनी कमज़ोर है। यही नहीं, अल्पसंख्यकों की नहीं, बहुत सारे दूसरे इस्लामिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पाकिस्तान में कमज़ोर है। तो पाकिस्तान जब इस तरह की बात करता है तो वो किस मुंह से इस्लामिक नाटो की बात कर रहा है? अगर इस संदर्भ में अमेरिका का रुख देखें तो किसी भी स्थिति में वो अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो उसमें ईरान को शामिल होते हुए नहीं दिखेगा, और अगर इन देशों ने ईरान को शामिल किया
तो वो इनको ठीक करने में भी देर नहीं लगाएगा। अभी वो इतना कमज़ोर नहीं हुआ है, उसकी हेजेमनी भले ही घटी है एशिया में, लेकिन इतनी नहीं घटी है कि ये लोग अपनी मनमानी करने लगे। जहाँ तक चीन की बात है, तो वो तो अपने हथियार बेचना चाहता है और अपना जो सामान है वो बेचना चाहता है। चाहे वो BRI का मामला हो या किसी मामला हो, वो BRI के माध्यम से खाड़ी देशों से सहयोग कर रहा है। उधर ईरान, रूस और चीन का पहले ही एक रणनीतिक स्तर पर बड़ा समझौता हो चुका है, तो ईरान से भी उसके अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध हैं और खाड़ी देशों से भी BRI के आधार पर उसके अच्छे संबंध हैं। वो किसी से फिलहाल नहीं लड़ना चाहता है, वो बस अपने सामान को सभी देशों में सप्लाई करना चाहता है, बड़े स्तर पर सप्लाई करना चाहता है तथा अपने सैन्य साजो सामान को बड़े स्तर पर बेचना चाहता है। वो भी जहाँ तक है इस्लामिक नाटो को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा गठबंधन बना तो चीन पर भी ये धीरे धीरे अपनी निर्भरता को कम करना चाहेंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर गठबंधन बन भी गया तो उतनी तेजी से वो टूट भी जाएगा। तो 21वीं शताब्दी में इस्लामिक नाटो का विचार पूरी तरह से गलत है। धार्मिक आधार पर कोई ऐसा गठबंधन नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बनता है तो इसके ढहने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।